हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं एंड स्पेसिफिकली किन टॉपिक्स को लेकर के फोकस करने वाले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो जिसने पहले लेक्चर को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर के वो फर्स्ट लेक्चर को देखे, देन उसके बाद सेकेंड लेक्चर को फॉलो करे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के अंदर हम किन टॉपिक्स को फोकस करने वाले हैं। तो अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के अंदर हम फोकस करने वाले हैं फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि यूरोप के अंदर उस वक्त यानी कि 14 और 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर ऐसी क्या कंडीशन हो गई थी, ऐसी क्या मुसीबतें परेशानियां आ गई थी कि इन लोगों को यूरोप छोड़ करके इंडिया की तरफ कूच करना पड़ा और इंडिया में आकर के अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना पड़ा, यानी कि ट्रेड का जो एक्सपेंशन है वो इंडिया में आकर के इनको करना पड़ा। ऐसी क्या मुसीबतें परेशानियाँ आ गई थी। क्या गामा अंकल ने गामी आंटी को प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, इंडिया में जाएंगे, प्रीशियस कोई मेटल लाएंगे और उसको जो था वो गिफ्ट करेंगे ताकि गामी आंटी एकदम से खुश हो जाएं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद अराइवल ऑफ पुर्तगीज़, यानी कि पुर्तगालियों का अराइवल किस तरीके से होता है, डच का अराइवल किस तरीके से होता है, इंग्लिश लोगों का यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने पैर यहाँ पे पूरे तरीके से जमा देती है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो एक नाक की हड्डी बन जाती है बड़ी मुश्किल से, जो था हम उसको जो है वो खदेड़ फेंकते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हम आज़ाद होते हैं। फिर उसके बाद अराइवल ऑफ डैनिश का अराइवल किस तरीके से होता है, अराइवल ऑफ फ्रेंच लोगों का अराइवल किस तरीके से होता है, और फाइनली अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया के अंदर हम फाइनली मिसलिनियस फैक्ट को भी देखेंगे। मिसलिनियस फैक्ट को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको जो था जहाँ पे हमको जो है वो टॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लो, एसएससी के पेपर उठा करके देख लो, जेके पीएससी के पेपर उठा करके देख लो, जेके एसएसबी के पेपर उठा करके देख लो। तो वहाँ पे हमको जो है कुछ ऐसे फैक्ट भी देखने को मिलते हैं जो मेनली हम टॉपिक्स के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन हम उन सभी फैक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे मोटिव है कि आप किसी ना किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एग्ज़ाम में जा कर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम में जब आप जाएं और आपको हर एक फैक्ट जो है वो आता हो, एग्ज़ामिनर अगर कंसेप्चुअली आपसे सवाल करे तो भी आपको आता हो, फैक्चुअली सवाल करे तो भी आपको आता हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया एंड उसके बाद अराइवल ऑफ पुर्तगीज़। फैक्टर एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया कि वहाँ पे यूरोप के अंदर 14-15 सेंचुरी में ऐसी क्या कंडीशनें हो जाती हैं, ऐसी क्या मुसीबतें परेशानियाँ आ जाती हैं कि यूरोपियंस को घर बार छोड़ करके, यूरोप को छोड़ करके और ख़ास करके गामा अंकल को, गामी आंटी को छोड़ करके यूरोप में कोलिकत में आकर के लैंड करना पड़ता है। वाई यूरोपियन वांटेड टू कम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी के अंदर यूरोपियन जो थे वो इंडिया ही क्यों आना चाहते थे। तो याद रखेंगे 14th सेंचुरी के अंदर इन्होंने कोई बहुत बड़े एफर्ट नहीं मारे इंडिया में आने के लिए, लेकिन 15 और 16 सेंचुरी में हम देखते हैं एक पूरा कंपटीशन चल रहा है इन लोगों के बीच में, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़, इन लोगों के बीच में, कि ये किसी ना किसी तरीके से जो है अपनी यहाँ पे पैर जमाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो रीज़न क्या है, रीज़न वाई यूरोपियन वर इंटरेस्टेड इन इंडिया, बिकॉज यूरोप के अंदर जिन चीज़ों की डिमांड थी वो सारी की सारी इनको कहाँ पे मिलने वाली थी, इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सारी चीज़ें क्या यूरोपियन के आने से पहले, यानी कि वास्को डी गामा जब फर्स्ट टाइम इंटर करता है इंडिया में, तो क्या उसके आने से पहले यूरोप के बीच में और इंडिया के बीच में क्या ट्रेड नहीं होता था, ये सारी चीज़ें क्या यूरोप में पहुँचाई नहीं जाती थी? तो बिल्कुल इसका आंसर है बिल्कुल पहुंचाई जाती थी, लेकिन अब मसला क्या था कि इन लोगों को दूसरा रूट क्यों ढूंढना पड़ा।
उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिन जिन रास्तों से यूरोप के अंदर जो था वो इंडिया का ट्रेड होता था, वो रास्ते जो थे वो मिडल ईस्टर्न रूलर्स के कंट्रोल में थे, और जिनके साथ यूरोपियन लोगों की बनती नहीं थी, तो उन्होंने उन ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर दिया था, और मेनली उनसे जो है वो ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जिसके कारण वो नया ट्रेड रूट ढूंढना चाहते थे और डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो ट्रेड के ऊपर करना चाहते थे, यानी कि इनकी मोनोपोली को ख़त्म करना चाहते थे। अगर मैं लैंड रूट्स की बात करूं, जो पहले लैंड रूट्स थे जहां से यूरोप के साथ ट्रेड होता था, तो वो होता था आपका सीरिया से, इजिप्ट से एंड ऑक्सस वैली, ठीक है, OXUS, ऑक्सस वैली। ऑक्सस वैली यानी कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये इन इलाकों को, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ को क्रॉस करके फिर उसके बाद मेडिटेरियन सी, फिर मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके फिर यूरोप के अंदर इंटर करता था, ठीक है। इस तरीके से इनका ट्रेड होता था। तो इन सभी रास्तों के ऊपर मेनली मोनोपोली थी, और स्पेशली मेडिटेरियन सी के ऊपर जो मोनोपोली थी वो आपकी जो थी वो इटालियन मोनोपोली थी। तो इन सभी लोगों की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये नया ट्रेड रूट जो था वो ढूंढना चाहते थे और इंडिया के अंदर इंटर करना चाहते थे। अब इनको डिमांड क्या डिमांड किन किन प्रोडक्ट्स की थी इंडिया से, तो मेनली इनको जो डिमांड थी वो स्पाइसेस की डिमांड थी, स्पाइसेस एंड ट्रेड गुड्स, ठीक है। स्पाइसेस की डिमांड इसलिए थी क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो स्पाइसेस जो है, मसाले जो हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं, और मेनली जो है वो आपका फ्लेवरिंग के लिए एंड फूड प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि मेनली मीट का प्रिजर्वेशन करना और उसको जो है एक अच्छा फ्लेवर देना, उसके लिए उनको मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। और मसाले उनको कहाँ पे मिलेंगे? इंडिया के अंदर। तो इंडिया हैड वैल्यूएबल स्पाइसेस, आपको ये पॉइंट याद रखना है, लाइक ब्लैक पेपर, किन्नामन, ठीक है, सिनामन सॉरी, एंड क्लोव्स, यानी कि आपका काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई एंड लौंग हो गया। मेनली ब्लैक पेपर की ज़्यादा डिमांड थी, इसको एक तरीके से ब्लैक गोल्ड की तरह जो था वो ट्रेड किया जाता था यूरोप के अंदर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो था वो यूरोप के अंदर इसको बेचा जाता था। काफ़ी सारे जो लैंड रूट्स थे उनके द्वारा जो है वो टैक्स लिए जाते थे और यूरोप के अंदर इसको पहुंचाया जाता था, लेकिन फिर भी लोग लेते थे इसको। तो इसको किस लिए ये लेना चाहते थे? दी स्पाइसेस वर यूज्ड इन यूरोप फॉर फूड प्रिजर्वेशन एंड फ्लेवरिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी लग्जरी आइटम कौन कौन सी थी? जैसे आपके कैलिकोस, यानी कि फ़ाइबर है, टेक्सटाइल फ़ाइबर है, सिल्क है, उसके बाद प्रीशियस स्टोन जेम्स है, उसके बाद प्रीशियस मेटल हैं, ठीक है, एंड परफ्यूम्स। ये सारी चीज़ें जो लग्जरियस चीज़ें हैं ये उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और ये सारी की सारी इंडिया के अंदर मिलने वाली थी, जिसकी वजह से ये इंडिया की तरफ रूह करना चाहते थे। उसके बाद दूसरा बड़ा इंटरेस्ट था इन लोगों का, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। यूरोपियन मर्चेंट्स एंड एक्सप्लोरर वांटेड न्यू ट्रेड रूट्स एंड मार्केट्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वो नए ट्रेड रूट्स ढूंढना चाहते थे और मार्केट्स ढूंढना चाहते थे, ताकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके। आवर लैंड रूट्स टू एशिया वर लॉन्ग एंड डेंजरस, ठीक है, वो लंबे भी थे और डेंजरस भी थे। डेंजरस इसलिए कि कभी उन पे अटैक हो जाता था, ठीक है, कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं थी, मतलब ज़बरदस्त तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, वो उनके कंट्रोल में मेनली नहीं आते थे। दीज रूट्स वर कंट्रोल बाय मैनी इंटरमीडियरीज मेकिंग गुड एक्सपेंसिव, ठीक है, जो सामान को बहुत ज़्यादा महंगा कर देते थे, यानी कि विचोलिए बीच में जो थे इनको कंट्रोल करते थे। विचोलिए अगर मैं बोलूँ तो इजिप्ट, सीरिया, ऑक्सस वैली एंड मेनली आपका मिडल ईस्टर्न जो रूलर्स थे और आपका जो था इटालियन, ठीक है, इसको कंट्रोल करते थे। तो इनको यूरोप क्या करना चाहते थे? बाईपास करना चाहते थे। मिडल मैन को बाईपास करके एक ऐसा ट्रेड रूट ढूंढा जाए कि हम डायरेक्ट जो है एक्सेस जो है वो एशियन मार्केट से कर पाएँ, ताकि जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकें। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा था इनके लिए, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। मार्को पोलो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मार्को पोलो ने ट्रैवल किया इंडिया के अंदर 1271, यानी कि 1271 से लेकर के 1295 तक, और जब ये यहाँ से वापस गया तो इसने कहानियाँ सुनाई इंडिया के बारे में। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोरर है, राइटर है, ठीक है, डिस्कवरर है। तो इसने जा कर के बताया कि यार मैं एक ऐसी कंट्री से वापस आ रहा हूँ कि जहाँ पे एकदम से लोग इतने वेल्थी हैं, इतने ज़्यादा वेल्थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। मतलब ऐसी कंट्री, ऐसी वेल्थी कंट्री आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। तो लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कहानियों से प्रभावित होने लगे, और उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा होना लगा कि भाई किसी ना किसी तरीके से अब हमको भी क्या करना है, एशियन सब कॉन्टिनेंट को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। उसके बाद एक बहुत बड़ा
मोटिव इनके लिए काम कर रहा था, एंड दैट मोटिव इज़ रिलीजियस मोटिव। एक मिथ जो था वो यूरोप के अंदर फैलाया गया था कि एक राजा है जिसका नाम है प्रिस्टर जॉन, एक लीजेंडरी क्रिश्चियन किंग है जिसकी एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, किंगडम है, एक वेल्थी किंगडम है ईस्ट के अंदर। तो उसको ढूंढने के लिए भी ये लोग, यानी कि उसको मिलने के लिए भी ये लोग जो था आना चाहते थे। ये भी एक मोटिव जो था वो काम करता था। और सबसे बड़ा जो मोटिव काम करता था इंडिया में आने के लिए इनका, वो था स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, स्पिरिट ऑफ गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। यानी कि ये तीन फैक्टर बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे। यानी कि हम जाएंगे, यीशु मसीह के मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे, गॉड के मैसेज को पहुंचाएंगे लोगों को, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और वेल्थी किंगडम मार्को पोलो से उन्होंने सुन रखा था कि बहुत वेल्थी जो है एरिया है वो, ठीक है, एक टेरिटरी, बहुत वेल्थी टेरिटरी, तो उसके बारे में सुन रखा था। तो और साथ ही साथ हम गोल्ड इकट्ठा करेंगे, अमीर हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम ग्लोरी को भी अचीव करेंगे कि हमने देखो गॉड के मैसेज को जो था वो दूसरों तक पहुंचाया। ये आइडियाज़ इनके लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था। अब पहले टॉपिक पे हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं वाई यूरोपियन सीकिंग अ सी रूट टू इंडिया थ्रू द अफ्रीकन टिप। यानी कि यूरोपियन जो थे वो अफ्रीकन टिप को ही क्रॉस करके इंडिया में क्यों आना चाहते थे, जबकि उनके सामने बड़े आसान रास्ते थे। जैसे कि मैं बात करूं, वो स्पेन को क्रॉस करके, देन उसके बाद मेडिटेरियन सी के अंदर जो थे, मेडिटेरियन सी का रास्ता पकड़ करके, उसके बाद जो था आपका इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये वाला रास्ता, यानी कि ऑक्सस वैली का रास्ता पकड़ करके सीधे इंडिया में घुस सकते थे। देन अगर ये वाला रूट नहीं लेते तो दूसरा, यानी कि मेडिटेरियन सी, फिर उसके बाद आपका जो था वो इजिप्टियन लैंड रूट को क्रॉस करके, उसके बाद रेड सी से फिर अरेबियन सी से इंडिया। तो ये रास्ता भी पकड़ सकते थे, जबकि इन्होंने इस रास्ते को छोड़ करके इतना लंबा रास्ता, यानी कि यूरोप से निकल करके अटलांटिक ओशन से फिर इंडियन ओशन, यानी कि आपका सदर्न ट्रिप ऑफ अफ्रीका, यानी कि कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से निकल करके फिर सीधे उसके बाद इंडिया के अंदर जो था ये एंटर किए। तो इतना लंबा रास्ता इनको क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? तो इसके वजूहात जो थी मैंने आपको ऊपर बता दी कि ये सारे के सारे जो रूट थे वो मोनोपलाइज थे, यानी कि इन पे वो लोग रूल कर रहे थे जिनकी दुश्मनी थी किसके साथ, यूरोपियन के साथ। तो इन्होंने इन ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर दिया था, और इनसे जो थे अगर इन ट्रेड रूट्स का इस्तेमाल वो करते भी तो इनसे जो था वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लिए जाते थे। तो इनकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए ये नया रास्ता ढूंढना चाहते थे। और इसके और भी फैक्टर हैं, इनको यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात, मिडल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रोल, ठीक है। फॉल ऑफ कैस्टेंटिनोपोल, ठीक है। फॉल ऑफ कैस्टेंटिनोपोल, यानी कि ऑटोमन एम्पायर के द्वारा 1453 के अंदर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, ऑटोमन एम्पायर के एक रूलर हैं, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को जो था वो एक्वायर कर लिया। कुस्तुनतुनिया यानी कि आज का इस्तांबुल, टर्की का कैपिटल, उसको एक्वायर कर लिया। जब उसको एक्वायर कर लिया तो जितने भी ट्रेड रूट्स थे, इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टीज़ फॉर यूरोपियन यूजिंग द मेडिटेरियन एंड रेड सी और मेडिटेरियन सी में जो था उनका कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे उन्होंने जो था इसको ब्लॉक कर दिया, जो यूरोपियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जबकि अब इनको जो था वो दूसरी तरफ जाना पड़ा, अल्टरनेट इनको ढूंढना पड़ा कि किसी ना किसी तरीके से हमको अल्टरनेट रूट ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट रूट ढूंढना पड़ेगा, ताकि इन सब चीज़ों को ओवरकम किया जा सके। उसके बाद हाई कास्ट एंड इंटरमीडियरीज, यानी कि वेनिट्रन मोनोपोली, यानी कि इटालियन मोनोपोली 14-15 सेंचुरी के अंदर। वेनाइस डोमिनेटेड ट्रेड विद द ईस्ट वाया द मेडिटेरियन, मेकिंग स्पाइसेस एंड अदर गुड्स वेरी एक्सपेंसिव ड्यू टू मल्टीपल इंटरमीडियरीज, ठीक है। काफ़ी लोगों को जो था, विचोलियों को जो था, इनको टैक्स देना पड़ता था। तो उस टैक्स को भी ख़त्म करने के लिए, इटालियन मोनोपोली को भी ख़त्म करने के लिए इनको अल्टरनेट ट्रेड रूट की तरफ निकलना पड़ा। उसके बाद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री बैरियर, ठीक है। ऑटोमन ब्लॉकेड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्सपेंडिंग ऑटोमन एम्पायर फर्दर, ठीक है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक्सपैंड भी कर रहा था। फर्दर रिस्ट्रिक्टेड यूरोपियन एक्सेस टू अवर लैंड रूट्स टू एशिया, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी यूरोप के साथ। उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड नेविगेशन एडवांसेस, और सबसे बड़ी बात ये थी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि पुर्तगाली ही सबसे पहले क्यों इंटर करते हैं
ठीक है, और लोग जो यूरोप के अंदर और लोग जो है वो क्यों नहीं इंटर कर पाते? क्योंकि जो उस वक्त की जो शिप, बड़े बड़े शिप बनाने की जो टेक्निक थी, नेविगेशन जो एडवांसेस थे, वो पुर्तगालियों के पास और स्पेन के पास थे। ठीक है, और स्पेन और पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं आपके स्पेन के लोग, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है ये कोशिश करी जाती है। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ये स्पेन के राजा और रानी ने इसको स्पॉन्सर किया, यानी कि फर्दिनांद और इसाबेला, इन दोनों ने इसको स्पॉन्सर किया कि जितना पैसा खर्च होता है खर्च करो, किसी ना किसी तरीके से अल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढो, हमको जो है इंडिया के साथ डायरेक्ट जो है वो ट्रेड करना है। तो ये बंदा जो था ये अपनी अलग स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। तो ये लगभग 3-4 अटैम्प्ट करता है, 1492 के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट करता है ये। तो ये एशियन ट्रेड रूट को तो नहीं ढूंढ पाता, यानी कि एशिया में तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये क्या कर लेता है, अमेरिकन आइलैंड को ढूंढ लेता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है द एज ऑफ डिस्कवरी, यहाँ से स्टार्ट होती है द एज ऑफ डिस्कवरी। याद रखना आपको, क्रिस्टोफर कोलंबस जिसको स्पॉन्सर करते हैं स्पेन के राजा और रानी, राजा का नाम है फर्दिनांद एंड उसके बाद रानी का नाम है इसाबेला, और उसके बाद 4 अटैम्प्ट करता है ये। पहली अटैम्प्ट 1492 के अंदर करता है, और ये कहाँ पे रीच कर जाता है, ये अमेरिकन आइलैंड को ढूंढ लेता है, जबकि इसको ढूंढना था किसको, एशिया को। उसके बाद 1498 के अंदर आपको पता है कि वास्को डिगामा सक्सेसफुली जो था कोलकाता में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको रीच कर लेते हैं। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में जो था एक ट्रीटी भी साइन होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों ही क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे, बिकॉज इनके पास क्या था, नेविगेशन एडवांसेस इनके पास ज़्यादा थी, इनके पास अच्छे शिप्स थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों की तरफ से प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनका निक नाम द नेविगेटर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है। पुर्तगीज प्रिंस हेनरी प्रमोटेड एक्सप्लोरेशन अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट लीडिंग टू एडवांसेस इन नेविगेशन एंड शिप बिल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। पुर्तगीज इनिशिएटिव एंड सक्सेस, तो बार्थलोमोयो डायस, ठीक है, बार्थलोम्यूओ डाइस, ठीक है, सॉरी, डाइस राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप के पास, यानी कि अफ्रीकन सदर्न ट्रिप के पास ये बंदा पहुंच जाता है। जब यहाँ पे ये पहुंचता है तो एकदम से समुंदरी तूफान आता है, तो एकदम से जो था ये टिप के पास जो था इसका जहाज़ जा कर के लग जाता है। तो ये उसको नाम देता है कैप ऑफ स्ट्रॉम्स, तो जिसको बाद में रीनेम किया जाता है, यानी कि कैप ऑफ स्ट्रॉम्स को कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया जाता है जॉन सेकंड के द्वारा। जॉन सेकंड पुर्तगाल का किंग है, तो उसने इसको नाम दिया था कैप ऑफ गुड होप। तो प्रूविंग इट वाज पॉसिबल टू सेल अराउंड अफ्रीका। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि पहला आदमी यूरोप से ऐसा कौन है कि जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके इंडियन ओशन के अंदर इंटर करता है, तो उसका नाम है बार्थलोम्यूओ डाइस। ठीक है, बार्थलोम्यूओ डाइस। उसके बाद दूसरा बंदा वास्को डिगामा, यानी कि गामा अंकल, गामी आंटी से क्या करके आए थे, वादा करके आए थे। तो ये सक्सेसफुली जो थे वादा पूरा करना था इनको। डिगामा सक्सेसफुली रीच्ड इंडिया बाय सेलिंग कैप ऑफ गुड होप। जब ये जहाँ पे बार्थलोम्यूओ डाइस पहुँचता है तो ये कैप ऑफ गुड होप के पास पहुँचता है, तो वहाँ पे इसको जो था वो कुछ गुजराती लोग मिल जाते हैं। तो एक गुजराती पायलट का नाम, जिसका नाम है अब्दुल माजिद, वो इसकी हेल्प करता है और इसको पहुँचा देता है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, यानी कि कोलकाता के अंदर। ठीक है, क्योंकि वादा किया है गामी आंटी के साथ तो पहुँचना तो पड़ेगा। एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट सी रूट एंड मार्केटिंग द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इन एशिया। और ये न्यू एज है कहाँ पे, यूरोपियन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इन एशिया। ठीक है, पूछा जाए अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके सबसे पहला बंदा इंडियन ओशन में कौन इंटर करता है, तो बार्थलोम्यूओ डाइस। एंड पहला बंदा जो यूरोप से सक्सेसफुली इंडिया को रीच करता है तो उसका नाम है वास्को डिगामा 1498 के अंदर। फिर इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन की तरफ से यानी कि अमेरिकन आइलैंड को ढूंढ लिया, और इन्होंने जो था आपका किसको ढूंढ लिया,
कोलिकत को ढूंढ लिया, इनका एकदम से अटैम्प्ट चल रही हैं। तो ट्रीटीज़ इनके बीच में होती है, ट्रीटी ऑफ टोर्सिलास, इसको याद रखना है आपको। ये ट्रीटी इन दोनों के बीच में होती है, साइन करी जाती है 1494 के अंदर। बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द एक्सपीडिशंस एंड colonial ambition of these two power including their activities in India and other part of Asia। ठीक है, आपको किस तरीके से जो था कंट्रोल करना है। तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन यानी कि एक लाइन खींची जाती है बीच में, ये आप देख सकते हैं एक लाइन खींची गई है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन इसको बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन जो थी ये खींची जाती है। तो इसकी वेस्ट की तरफ जो था वो स्पेन जो है वो कंट्रोल करेगा, और ईस्ट की तरफ कंट्रोल कौन करेगा? ईस्ट की तरफ कंट्रोल करेगा पुर्तगाल। तो ये लाइन जो थी इमेजिनरी लाइन, ये 46 डिग्री 37 मिनट वेस्ट के ऊपर जो थी ये लाइन खींची जाती है। तो जहाँ वेस्ट की तरफ जो है वो स्पेन कंट्रोल करेगा, यानी कि इस इलाके के अंदर जो है वो स्पेन कंट्रोल करेगा, और इस इलाके के अंदर जो था पुर्तगाल कंट्रोल करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ टोर्सिलास बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल इन 1494। अब बात कर लेते हैं यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया, जो 1498 से 1739 तक चलती हैं। उसमें सबसे पहला आपका अराइवल ऑफ पुर्तगीज़, पुर्तगालियों का अराइवल। तो पुर्तगाली पहले हैं जो फर्स्ट यूरोपियन हैं जो इंडिया के अंदर अराइव करते हैं, पहले भी हैं और छोड़ने वाले लास्ट भी हैं, क्योंकि गोवा को जो है वो लास्ट में 1961 में जो था वो छोड़ा जाता है। 1961 में, याद रखेंगे, ये पहले यूरोपियन हैं इंडिया में इंटर करने वाले और लास्ट यूरोपियन है इंडिया को छोड़ने वाले। गोल क्या है इनका, मोटिव क्या है? इकोनॉमिक यानी कि ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, स्पेशली ब्लैक पेपर, ठीक है, स्पाइसेस इनको ले जाना है यहाँ से। उसके बाद रिलीजियस जैसे मैंने आपको बताया कि इनको मोनोपोली ट्राई करनी है, किसकी? अरब की और इटालियंस की। अरब की क्यों? क्योंकि मुसलमानों के साथ तो इनका एकदम से झड़प है, ठीक है, अवर ट्रेड विद द ईस्ट। उसके बाद प्रिंस हेनरी निक नेम्ड द नेविगेटर, सबसे पहला आदमी। ये बहुत बड़ा जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, की फिगर इन 15th सेंचुरी यूरोपियन मैरी टाइम डिस्कवरीज एंड एक्सपेंशन। याद रखेंगे इसने मैरी टाइम स्कूल भी एस्टैब्लिश किया था, कहाँ पे? पुर्तगाल के अंदर, और वहाँ पे नेविगेशन टेक्निक सिखाई जाती थी कि किस तरीके से आपको रास्ते को ढूंढ करके आपको जो है वो जो है वो इंडिया में पहुँचना है। मतलब ये आदमी इतना ज़्यादा जो था वो इस चीज़ को लेकर के पागल हो गया था, इस चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा जो था वो शिद्दत से काम कर रहा था, तो लोगों को लगने लग गया था कि ये आदमी जो है वो कुछ ना कुछ करेगा। ये नहीं जागते सोते उठते बैठते बस एक ही बात करता था कि किसी ना किसी तरीके से हमको एशिया में पहुंचना है। तो इसको जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग अ न्यू सी रूट टू इंडिया, रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ स्पॉन्सर ऑफ व्योग्स, ठीक है। स्पॉन्सर ऑफ व्योग्स यानी कि जो जहाज़ के साथ जो लोग जो है वो एक एक्सपीडिशंस के लिए जो थे भेजे जाते थे, तो उसको व्योट्स बोला जाता है, ठीक है। एक जर्नी के लिए जो जहाज़ के साथ जो है समुद्री नेविगेशन के लिए जो भेजे जाते हैं उसको व्योट्स बोला जाता है, ठीक है। बार्थलोमियो डाइस पहला आदमी जो किसको क्रॉस करता है, जो कहाँ पे पहुंचता है? रीच द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, जिसको ये क्या नाम देता है? कैप ऑफ स्टॉर्म, जिसको बाद में चल करके कैप ऑफ गुड होप जो है कर दिया जाता है बाय द किंग जॉन सेकंड ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू रीच द इंडियन ओशन फ्रॉम द अटलांटिक, याद रखना है, बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद वास्को डी गामा 1498 के अंदर ये कैप ऑफ गुड होप से आगे जो है वो अपना सफ़र जारी करता है, यानी कि कैप ऑफ गुड होप तक तो पता ही चल गया था रास्ते का। अब कैप ऑफ गुड होप के बाद जो था उसको गुजराती लोग मिल जाते हैं, और गुजराती में जो इसकी मदद करता है वो कौन मदद करता है? गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यहाँ से पूछ सकता है। ये रीच करता है कोलिकत यानी कि कोझिकोड को रीच करता है केरल 1498 यानी कि मालाबार कोस्ट, ओपनिंग अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये वहाँ पे जब ये रीच करता है तो वहाँ का राजा जो था वो समुद्री किंग द किंग ऑफ कोलिकत यानी कि जैमोरीन को मना विक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। जैमोरीन को जो था वो मना वेदा के नाम से भी जाना जाता है। जैमोरीन को जो है वो वीरिया राया के वीरा राया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मेनली याद रखना है जैमोरीन, ठीक है।
जैमोरिन रूलर से ये मिलता है, जो कोलिकत किंग का बादशाह है, तो वो इसका वार्म वार्म वेलकम करता है, एकदम से ज़बरदस्त तरीके से इसका स्वागत करता है। उसके बाद दूसरा आदमी जो इंडिया में एंटर करता है उसका नाम है पेड्रो एल्फर्स कैब्रल। तो कैब्रल एंटर करता है, लेट द सेकंड पुर्तगीज अर्मिडा, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव के साथ ही आता है कि अब ये जाएगा और जैमोरिन के साथ क्या करेगा, एक ट्रीटी साइन करेगा और क्या करेगा, पुर्तगीज़ की पहली फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करेगा और ये सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर देता है। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश बाय पुर्तगीज इन कोलिकत इन 1500 अंडर पेड्रो एल्वर्स कैब्रल, याद रखेंगे। फेस्ड कन्फ्लिक्ट विद द लोकल अरब मर्चेंट, लोकल अरब मर्चेंट के साथ, क्योंकि इनको अरेबियन सी को भी क्रॉस करना पड़ता था, तो अरेबियन सी जो था ये, ठीक है, इनको कैप ऑफ गुड होप, देन उसके बाद अरेबियन सी, फिर उसके बाद इंडिया में इसको जो है इनको इंटर करना था, तो अरेबियन सी पे जो था मोनोपोली किसकी थी, अरब ट्रेडर की थी, तो उनके साथ इनकी झड़पें होती रहती थी, तो इसकी झड़प जो थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा से रिविज़िट करता है 1503 के अंदर। फैक्ट याद रखना है आपको, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, कोची के अंदर, यानी कि केरल के अंदर। फिर उसके बाद एक और फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है कन्नूर के अंदर, केरल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो बाद में डेवलप होते हैं, यानी कि कोलिकत, कोझिकोड केरल के अंदर, कोचीन कोची के अंदर, कन्नूर केरल के अंदर, कोलीन कोलम यानी कि केरल, सारे के सारे मालाबार कोस्ट यहाँ पे इनका जो था एकदम से दबदबा रहता है। फ्योट्रीज़, ये कुछ फ्योट्रीज़ भी बनाती हैं, फ्योट्रीज़ भी बनाते हैं। फ्योट्रीज़ मतलब कि अनफोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट, जिसकी किलाबंदी नहीं करी जाती थी, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती थी जहाँ से ये अपना जो था वो ट्रेड करते थे। अन स्ट्रैटेजिक लोकेशन सेटअप बाय पोर्चुगीज़, ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, फ्योट्रीज़ बाय पोर्चुगीज़ क्या है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पुर्तगीज गवर्नर एंड इवेंट्स, अब इसके बाद आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 9 तक, यानी कि ये पहला पुर्तगालियों का गवर्नर है, पहला पुर्तगीज वाइस राय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 3 साल के लिए इसको वाइस राय ऑफ इंडिया बना करके भेजते हैं, और ये कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाता है, किसको, कोचीन को हेडक्वार्टर बनाता है। इसके पहले ये आ रहे हैं और चीज़ों को सही कर रहे हैं एंड अपने पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन ये आदमी जो है इसको वाइस राय ऑफ इंडिया बना करके भेजा जाता है कि जाओ अब अपने आप को जो है पूरे इंडिया में जो है अपने आप को क्या करो, एक्सपैंड करो, और ट्रेड को जो है स्पेशली एक्सपैंड करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा छापो। ये एक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करता है, एंड दैट पॉलिसी नेम इज़ ब्लू वाटर पॉलिसी टू एस्टैब्लिश। ये पॉलिसी क्यों अडॉप्ट करी जाती है, क्योंकि पुर्तगीज़ की सुपरमेसी को इंडियन ओशन के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए, रादर देन ऑन लैंड के ऊपर इतना ज़्यादा ये जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देता है। ये सबसे पहले ये कहता है कि हमको क्या करना है, इंडियन ओशन को जो है अपने कंट्रोल में लेना है। जब ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। इसको क्रेडिट करा जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट अंजीदेव एंड फोर्ट सेंट एंग्लो इन कन्नूर। 2 किले बनाए इसने केरल के अंदर 1505 में, इसके लिए भी इसको क्रेडिट दिया जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी किसने करवाई, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने करवाई। इसके टाइम पीरियड में एक बैटल होती है, एंड दैट बैटल नेम इज़ बैटल ऑफ द्यू, जो पुर्तगालियों के बीच में, यानी कि पुर्तगाली नेवल फोर्स के बीच में, और टर्की, इजिप्ट और गुजरात के रूलर के नेवल फोर्स के बीच में ये बैटल होती है, जिसमें पुर्तगाली जीत जाते हैं, और उसके बाद जीतने के बाद ये अपनी ज़बरदस्त तरीके से सुपरमेसी को इंडियन ओशन पे एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। पुर्तगीज डेवलप सम ऑफ द मोस्ट एडवांस शिप ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है, सबसे एडवांस शिप उस वक्त पुर्तगालियों के पास थे, जैसे कि कैरावल शिप, कैरक शिप एंड गैलोन शिप। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। अल्फोंसो डी अल्बकरक्यू 1509 से 15 तक, इसके बाद यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद, रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। पुर्तगीज़ एम्पायर का रियल फाउंडर किसको बोला जाता है, सवाल आता है कि हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ एम्पायर इन इंडिया, सो अल्फोंसो डी अल्बकरक्यू, ठीक है। ये भी अपना हेडक्वार्टर कोचीन के अंदर एस्टैब्लिश करता है
1509 के अंदर दीव को जो है ये एक कंक्योर्ड कर लेता है, जीत लेता है। 1510 के अंदर सुल्तान ऑफ बीजापुर से ये गोवा को भी एनेक्स कर लेता है। ये कर्नाटक को यानी कि बख्तल को भी जो है वो कैप्चर कर लेता है। किससे? कृष्णदेव राय यानी कि जो राजा हैं विजयनगर किंगडम के, उनसे कर्नाटक को भी कैप्चर कर लेता है, गोवा को भी कैप्चर कर लेता है सुल्तान ऑफ बीजापुर से। उसके बाद दीव को भी कंक्योर्ड कर लेता है। एस्टैब्लिश पुर्तगीज डोमिनेशन ओवर द इंटायर इंडियन कोस्ट, पूरे इंडियन तट जो हैं उन सभी पे ये क्या कर देता है, अपना कंट्रोल जमा देता है। यानी कि फ्राम हारमूज इन द पर्शियन गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ से लेकर के मलाका तक, मलाका यानी कि मलेशिया के अंदर, एंड द स्पाइस आइलैंड इन इंडोनेशिया। ये पूरा इलाका जो है नीचे का आप देखते हैं अगर मैप में, ठीक है, ये पूरा इलाका जो है इस पे अपना कंट्रोल ये लोग क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। ये पूरा इलाका जो है इसके ऊपर पूरे तरीके से अपना कंट्रोल जो है ये जमा लेते हैं। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू के टाइम पीरियड में। और ये एक पॉलिसी जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करता है, एंड दैट पॉलिसी इज़ कार्ड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। अब कार्ड सिस्टम क्या है कि जिस किसी को भी इनके इलाके के अंदर यानी कि इंडियन ओशन पे, अब पूरे तरीके से इंडियन कोस्ट पूरे तरीके से इनका जो है वो सुप्रीमेसी है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? पुर्तगालियों से। और साथ ही साथ उसको टैक्स देना पड़ेगा। इवन मुग़ल के शिप्स भी अगर वहाँ से गुजरेंगे तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ही इंट्रोड्यूस कार्ड सिस्टम, ठीक है, इनकरेज्ड। और साथ ही साथ इसने पुर्तगालियों को, पुर्तगीज़ लोगों को ये भी इनकरेज किया कि भाई आप क्या करें, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंटर मैरिज करें, यानी कि इंडियन लड़कियों से क्या करें, शादियां करें। और इसने सती को भी एबॉलिश कर दिया अपने इलाके के अंदर, जहाँ पे इसका रूल है, जहाँ पे इसका इलाका है। इलाका तो कुत्तों का होता है नहीं तो इसने अपने इलाके के अंदर सती को भी बैन कर दिया। फाइनली नैनो द कुन्हा 1529 से 38 तक ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा 1530 के अंदर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात ये इसको क्या करता है, आइलैंड ऑफ बेसाइन, ठीक है, बेसाइन का आइलैंड जो है ये इसको गिफ्ट में देता है। ठीक है, 1534 के अंदर। क्यों गिफ्ट में देता है? क्योंकि ये पुर्तगीज़ की हेल्प लेना चाहता है अगेंस्ट द मुग़ल एम्परर हुमायूं और सुल्तान बहादुर शाह के बीच में झड़पें चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है आइलैंड ऑफ बेसाइन गुजरात के राजा सुल्तान बहादुर शाह इसको गिफ्ट कर देता है 1534 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी वो मदद लेना चाहता है। किसके अगेंस्ट? मुग़ल एम्परर हुमायूं के अगेंस्ट। ठीक है, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, और उसकी मतलब मुग़ल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया और हुमायूं इधर उधर भाग रहा है आपका। ठीक है, ही आल्सो अटेम्प्टेड टू शिफ्ट सम ऑफ द पुर्तगीज़ इन बंगाल, कुछ पुर्तगालियों को ये बंगाल में भेजता है और वहाँ पे हेड क्वार्टर एस्टैब्लिश करता है हुगली के अंदर कि भाई बंगाल पे नज़र रखो, बे ऑफ बंगाल पे भी नज़र रखो, उस रूट के ऊपर भी नज़र रखो। ठीक है, वहाँ को भी कंट्रोल करो। उसके बाद पुर्तगीज़ नेम्ड इंडियन टेरिटरी अंडर देम, जब ये था तब पुर्तगीज़ टेरिटरी जितना भी इलाका इनके अंडर था उसको बोला जाता था एस्टोडा इंडिया। एस्टोडा इंडिया पूछा जाता है क्वेश्चन, एस्टोडा इंडिया किसको बोला जाता है? पुर्तगीज़ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका नैनो द कुन्हा के टाइम पीरियड के अंदर पुर्तगालियों का जो इलाका है, टेरिटरी है, उसको एस्टोडा इंडिया बोला जाता है। अब देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का, पुर्तगीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो कल्टीवेशन के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। टबैको, पोटैटो, टमाटो, पाइनएप्पल, चिलीज़, एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक कैशो, नट्स एंड बेटर वेराइटीज़ ऑफ कोकोनट। ये सारी इनकी देन है। इंट्रोड्यूस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क
ऑन इंडियन मेडिकल प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि यूरोप के अंदर ये लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम को एस्टैब्लिश कर चुके थे, बड़े एडवांस थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने साइंटिफिक वर्क्स ऑन इंडियन मेडिकल प्लांट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया, ये भी आपको याद रखना है। अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ मार्क द एमरजेंस ऑफ यूरोपियन नेवल पावर। पुर्तगालियों का अराइवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये एक मार्क है किस बात का? एमरजेंस ऑफ द यूरोपियन नेवल पावर, ठीक है, नेवल पावर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन 1542 अपोस्टल ऑफ इंडिया सेंट जेवियर एंड पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डी डिसूजा कैम टू इंडिया, ठीक है, संत जेवियर और उसके बाद इसके साथ पुर्तगीज गवर्नर मार्टिन डिसूजा जो है ये इंडिया के अंदर इंटर करते हैं। सेंट जेवियर क्या करता है? कन्वर्जन करता है पारवाज की, पारवाज यानी कि फिशरमैन ट्राइब ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद मुखवर्स की, मुखवर्स यानी कि फिशरमैन लिविंग ऑन द मालाबर कोस्ट, किस में? क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वर्जन किया जाता है इनकी तरफ से। 1559 के अंदर द पुर्तगीज कैप्चर दमन, दमन को कैप्चर कर लेते हैं, बट दे लॉस सूरत टू द इंग्लिश इन 1612 बैटल ऑफ स्वाली के अंदर, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली के अंदर 1612 में इंग्लिश और पुर्तगालियों के बीच में झड़प होती है और सूरत को ये लॉस्ट कर जाते हैं। पुर्तगीज मोनोपलाइज द ट्रेड ओवर द इंडियन ओशन टिल 1595, 1595 तक, 1595 तक ज़बरदस्त तरीके से अपना मोनोपोली जो है पुर्तगाली छोड़ करके रखता है, ठीक है। एक पूरे तरीके से डोमिनेंट तरीके से जो है, एक पूरे सुप्रीम तरीके से जो है ये यहाँ पे ट्रेड करते हैं। दादर एंड नागर हवेली वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द पुर्तगीज कंट्रोल टिल 1954, यानी कि आज़ाद होने के बाद इसको दादर एंड नागर हवेली को छोड़ा जाता है और गोवा को 1961 में छोड़ा जाता है, ठीक है। 1961 में गोवा को छोड़ा जाता है। अब गोवा को कौन से ऑपरेशन के थ्रू छोड़ा जाता है, मेरे को ये सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। डच एक्वायर्ड ऑल पुर्तगीज सेटलमेंट लोकेटेड ऑन द मालाबर कोस्ट बाय 1663, ठीक है। डच एक्वायर्ड, डच के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में तो मतलब एकदम से जो है वो एक जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में जो झड़पें होती है ना, वो वाली झड़पें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, पुर्तगालियों के बीच में और डच के बीच में, ठीक है। उसने उसकी चीज़ फेंक दी, उसने इसकी चीज़ फेंक दी, उसने उनकी जो है फैक्ट्री उसको तोड़ा, इन्होंने इनकी। तो डच जो थे ये भारी पड़े, तो मालाबर कोस्ट पे 1663 आते आते इन्होंने मैक्सिमम पुर्तगालियों की सेटलमेंट पे कब्जा कर लिया। पुर्तगीज हैड लॉस्ट ऑल पोसेशन इन इंडिया बाय द 17th century एक्सेप्ट गोवा, दमन एंड दीव। मराठा कैप्चर्ड सैलासट एंड बेसाइन इन द बैटल ऑफ वेसाई, बैटल ऑफ वेसाई के अंदर बेसाइन को भी और सैलासट को ये कैप्चर कर लेते हैं, कौन? मराठा, 1739, किस से? पुर्तगालियों से। कल्चरल एलिमेंट ऑफ द पुर्तगीज कैन स्टिल बी फाउंड इन गोवा, पोंडोचेरी एंड पार्ट ऑफ कोची, यानी कोचीन के अंदर, पोंडोचेरी के अंदर, गोवा के अंदर आज भी इनका कल्चर देखने को मिलता है। और इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? इनका डिक्लाइन इस वजह से हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थे ये बहुत ज़्यादा जो था वो दुर्व्यवहार करते थे। ये किन लोगों का? जो नेटिव लोग थे, यानी कि ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था और स्पेशली मुस्लिम के प्रति बहुत ज़्यादा जो थी एक नफ़रत का जो था एक वो नज़र रखते थे। ये इनकी जो सोशल पॉलिसी थी वो बड़ी ख़राब थी, जिसके चलते इनका डिक्लाइन हो गया। और साथ ही साथ पुर्तगाल का जो है वो स्पेन के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए और स्पेन के साथ वो ज्वाइन कर गया, तो जिसके चलते जो था सेंट्रल जो एक पावर है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। तो ये लोग जो थे उस तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए और इनका आस्ता आस्ता जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक, और इसमें अभी हम जो था इसमें अभी हम जो है MCQs भी करेंगे, तो MCQs का अलग से मैं जो है इसका लेक्चर डालता हूँ। तो ये लेक्चर यहीं तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राख।